हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 7 करेंगे जिसका नाम है द इंटरव्यू। सबसे पहले हम थोड़ा ऑथर के बारे में जानेंगे। इसके ऑथर कौन है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जिनका जन्म 1959 में हुआ था। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वॉज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री एट पीटर हाउस कैम्ब्रिज। जो क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर थे वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे। कहाँ पर? पीटर हाउस में। और ये पीटर हाउस कहाँ है? कैम्ब्रिज में। ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर प्राइवेट आई for 10 years and has written features for Vanity Fair। Vanity Fair क्या होता है? Vanity Fair वो होता है जैसे कि झूठी जीवन शैली होती है ना, विशेषकर मतलब ज्यादातर बड़े शहरों में लोग दिखावटी जिंदगी जीते हैं, वो उस पर उनके फीचर्स लिखते थे। वो 10 साल से प्राइवेट आई रिपोर्टर थे। फॉलोइंग इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज। और ये जो चैप्टर है हमारा छोटा सा, एक एक्सर्प्ट है किसका? पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज का। एन एंथोलॉजी फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट डे। एंथोलॉजी मतलब कलेक्शन, मतलब इस बुक में पूरा कलेक्शन है इंटरव्यूज का 1859 से लेके आज तक का। तो हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे कि इस चैप्टर में 2 पार्ट्स दिए गए हैं। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें इंटरव्यू के बारे में थोड़ा बताया गया है, और जो पार्ट सेकेंड है उसमें एक इंटरव्यू दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में क्या बताया गया है। सिंस इट्स इन्वेंशन अ लिटर ओवर 130 years ago, the interview has become a common place of journalism। अब क्या बताया जा रहा है कि जो इंटरव्यू है ना, वो 130 साल पहले से चलता आ रहा है, और वो जर्नलिज्म में एक कॉमन प्लेस है। मतलब कि कुछ भी हो वहां पे इंटरव्यू तो होता ही है जर्नलिज्म में। जर्नलिज्म क्या होता है? जो ये न्यूज होती है, रिपोर्ट्स होती हैं, ये सारी करते हैं ना, टीवी पे न्यूज वगैरह आती है, उसको बोलते हैं जर्नलिज्म। उसमें इंटरव्यू एक कॉमन सी जगह है, मतलब उसको इंटरव्यू तो होता ही है, वो एक कॉमन प्लेस है जर्नलिज्म में। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट will have read an interview at some point in their lives, while from the other point of view several thousand celebrities have been interviewed over the years। अब क्या बताया जा रहा है कि आज के समय में हर कोई, मतलब जो पढ़ा लिखा होता है, वो इन इंटरव्यूज को पढ़ता तो है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज हैं वो बहुत सालों से इंटरव्यूज दे रही हैं। और सेलिब्रिटीज कौन होते हैं? जो हीरो होते हैं, हीरोइंस होती हैं, जो स्पोर्ट्स में होते हैं, मतलब जो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं ना, उनको बोलते हैं। उनके हजारों सालों पहले से इंटरव्यूज होते जा रहे हैं। सम ऑफ देम रिपीटेडली, और कुछ के तो मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद इंटरव्यू होते रहते हैं। सो इट इज हार्डली सरप्राइजिंग दैट ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू ऑफ इट्स फंक्शंस, मेथड्स एंड मेरिट्स वेरी कंसिडरेबली। और ये कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है कि जो इंटरव्यू का है, इंटरव्यू के फंक्शंस, उसके मेथड, उसके मेरिट, मतलब उस इंसान पे डिपेंड करते हैं कि जो इंटरव्यू ले रहा है और जो इंटरव्यू दे रहा है कि उसे पसंद आता है या नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कंपल्शन है कि किसी को पसंद आए या किसी को ना आए। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम फॉर इट एज बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब क्या होता है कि कुछ तो समझ, एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है फालतू। कुछ तो समझते हैं कि ये सब फालतू का है, ये सारे फिजूल की चीजें हैं, मतलब ये इंटरव्यू लेना। अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन इट्स प्रेजेंस एंड आर्ट। और कुछ क्या समझते हैं कि वो एक सोर्स ऑफ ट्रूथ है, मतलब उससे उस इंसान की सच्चाई पता चल जाती है, और एक आर्ट भी है। जब इंटरव्यू कोई दे रहा होता है और इंटरव्यू ले रहा होता है तो वो एक आर्ट भी है। अदर्स यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्व्स एज इट्स विक्टिम्स। और कुछ जो सेलिब्रिटीज हैं वो विक्टिम्स भी मानते हैं। विक्टिम कौन होता है? कि जिसपे जुल्म हो रहा होता है ना, कि मतलब मोहरा, वो खुद को वो भी समझते हैं। माइट डिस्पाइट द इंटरव्यू एज एन अनवांटेड इंट्रूजन। इंट्रूजन मतलब क्या होता है? कि दखल अंदाजी। वो क्या समझते हैं कि उनकी लाइफ में इंटरव्यू की वजह से जो पर्सनल लाइफ है उसमें दखल अंदाजी दे रहे हैं। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिश देम। और उन्हें क्या फील होता है कि वो जब उनकी लाइफ में वो दखल अंदाजी कर रहे हैं तो कुछ खत्म सा होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना नहीं चाहते हैं। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव दैट इफ वन टेक्स अ फोटोग्राफिक portrait of somebody then one is stealing
दैट पर्सन सोल। और पहले क्या माना जाता था कि अगर किसी ने किसी की फोटो ले ली ना तो वो उसकी सोल को स्टीलिंग कर रहा है। स्टीलिंग मतलब क्या होता है? चोरी, मतलब वो उसकी आत्मा को चुरा रहा है। वीएस नायपॉल एक सेलिब्रिटी है, मतलब एक राइटर है। फील्स दैट सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लॉस अ पार्ट ऑफ देमसेल्फ। वीएस नायपॉल क्या फील करते हैं कि जब वो लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, कुछ लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि उनकी जिंदगी से एक पार्ट गुम हो गया है, वे अपना एक पार्ट खो चुके हैं, क्योंकि अगर वो अपनी जो पर्सनल थिंग्स है वो शेयर कर रहे हैं तो उन्होंने एक पार्ट खो दिया है। लुइस कैरल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, लुइस कैरल क्रिएटर ऑफ एलिस थे, was said to have had a just horror of the interviewers and he never consented to be interviewed. लुइस कैरल का क्या था कि उन्हें इंटरव्यूअर से बहुत डर लगता था और उन्होंने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया था। इट वॉज हिज हॉरर ऑफ बीइंग लायोनाइज्ड। लायोनाइज्ड मतलब क्या होता है? लायोनाइज्ड मतलब होता है चपलूसी करना। मतलब उनका मानना था कि अगर हम इंटरव्यू देंगे, हम फेमस होंगे, तो लोग बाग हमारी चपलूसी करेंगे, हमें हमारे आगे पीछे घूमेंगे। which made him to thus repel would be acquaintances, interviewers, and the persistent petitioners for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement. और इसी वजह से वो जो ये इंटरव्यूवर्स होते थे, परसिस्टेंट्स होते थे, पिटिशनर्स होते थे, जो ऑटोग्राफर्स होते थे, इनसे सबसे दूर रहते थे। और वो क्या बता रहे हैं कि इसी वजह से उन्होंने अपनी सक्सेस भी हासिल की थी, मतलब उन्होंने अपना जिंदगी में बहुत सारे काम किए थे, क्योंकि वो इन सब लोगों से दूर रहते थे, वो फेमस होना नहीं चाहते थे। रुडयार्ड किपलिंग expressed an even more condemnatory attitude towards the interviews. अब जो ये रुडयार्ड किपलिंग है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो ये रुडयार्ड किपलिंग थे, इन्हें भी अच्छा नहीं लगता था इंटरव्यू देना। इनका इंटरव्यू की तरफ कैसा एटीट्यूड था? कंडेमिनेटरी एटीट्यूड। कंडेमिनेटरी एटीट्यूड मतलब क्या होता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था, संघनक एटीट्यूड लगता था, मतलब उन्हें बहुत बुरा सा लगता था। अब वो क्या बता रहे हैं? हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ थी कैरोलाइन, राइट हर डायरी फॉर 14 अक्टूबर 1892, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा हुआ था दैट देयर डे वाज व्रीक्ड बाय 2 रिपोर्टर्स। व्रीक मतलब खराब होना, कि उनके जो एक दिन वो अपने हस्बैंड के साथ गई थी और वो दिन 2 रिपोर्टर्स ने खराब कर दिया था। कैसे? शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, बिकॉज इट इज इमोरल, इट इज अ crime, just as much of a crime as an offense against my person, as an assault, and just as much merits punishment. और क्यों, कैसे हो गया था उनका दिन खराब? कि जब वो जा रहे थे तो जो 2 इंटरव्यूवर्स थे वो उनके पीछे पीछे आ रहे थे और वो उनसे क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप इंटरव्यू क्यों नहीं देते, और वो एकदम से मुड़ के बोलते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं देता, ये एक क्राइम है, और एक ऐसा क्राइम है कि जैसे तो किसी को पनिशमेंट मिल रही हो। इट इज क्राउडली एंड वाइल। वाइल मतलब क्या होता है कि घिनौना, ये बहुत गंदा है, बहुत बुरा है। नो रिस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट, येट कीपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such as assault on Mark Twain only a few years before. और वो क्या कहते थे कि ये एक ऐसे, इसके ये जो इंटरव्यूवर्स है ऐसे हैं जैसे तो किसी को, आदमी ने कुछ गुनाह किया हो और उसको पनिशमेंट मिल रही हो, और उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बातें बोली, फिर भी उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। कहाँ? मार्क ट्वेन, और कुछ साल पहले ही। अब एच.जी. वेल्स के बारे में बताया जा रहा है। एच.जी. वेल्स in a interview in 1894 referred to a interviewing ordeal. ये ordeal का मतलब क्या है? यहाँ पे ordeal मतलब होता है कि unpleasant experience। तो जो एच.जी. वेल्स है वो 1984 में क्या कह रहे हैं कि जो एक इंटरव्यू है ना कि unpleasant experience है, लेकिन but was a fairly frequent interviewee and 40 years later found himself interviewing Joseph Stalin and Saul Bellow। और 40 साल के बाद वो खुद इन 2 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। किसका? जोसेफ स्टालिन और सॉल बिलो का। Who has consented to be interviewed on several occasions
nevertheless once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. और H.G. Wells क्या कहते हैं कि उन्हें क्या लगता था कि इंटरव्यू लेना एक ऐसा है जिसको किसी का गला दबाना हो. Yet despite the drawbacks of the interview, it is supremely serviceable medium of communications. अब वो क्या कह रहे हैं कि इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स तो हैं लेकिन ये एक सुप्रीम सर्विसेबल भी है, मतलब ये एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, कि बातचीत करने का माध्यम है. These days more than at any other time of most vivid impression of our contemporaries are through interviews. और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अब क्या बताया जा रहा है कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं, जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, जो भी यहाँ पे पॉपुलर पर्सनालिटीज हैं, उनकी कंटेम्प्रेरीज के बारे में हमें इंटरव्यूज के थ्रू पता चलता है. डेनिस ब्रायन हैज रिटन, अब ये डेनिस ब्रायन ने क्या लिखा है देखिए, ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट रीचेज अस थ्रू वन मैन आस्किंग क्वेश्चन ऑफ अनदर. और ये क्या कह रहे हैं कि हमें उस इंसान के बारे में, किसी इंसान के बारे में कैसे पता चलता है कि एक क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर देता है. बिकॉज ऑफ हिज द इंटरव्यूअर होल्ड अ पोजीशन ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस. और क्या बता रहे हैं यहाँ पे ये कि जो इंटरव्यूअर्स है ना, उनको इतनी पोजीशन मिल चुकी है, इतनी पावर मिल चुकी है कि वो कुछ भी किसी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. ये था हमारा पार्ट 2 में हमें क्या दिया गया है कि इसमें एक इंटरव्यू दिया गया है. अब देखिए क्या दिया गया है. आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज, उब्रेटो एको. उब्रेटो को एक नाम है, वो एक नॉवलिस्ट हैं जो कि सिर्फ संडे को नॉवल लिखते हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उब्रेटो एको एंड द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्माभान फ्रॉम द हिंदू. और जो इसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कौन है, उब्रेटो एको है. और कौन ले रहा है, इंटरव्यूअर कौन है, मुकुंद पद्माना भान. ठीक है, वो किस में है, द हिंदू में. द हिंदू हमारा न्यूज़पेपर है ना, उसमें वो रिपोर्टर है, वो उब्रेटो एको का इंटरव्यू ले रहे हैं. उब्रेटो एको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना इन इटली, had already acquired a formidable reputation as a scholar of his ideas on semiotics. जो ये उब्रेटो एको है, ये एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में, कौन सी यूनिवर्सिटी में, बोलोगना में, जो कहाँ है, इटली में. और इन्हें उसमें प्रोफेसर की पोस्ट क्यों मिली है, क्योंकि इन्होंने आइडियाज ऑन सेमियोटिक्स पे दिया था. किस पे, और इसका मतलब क्या होता है सेमियोटिक्स पे. सेमियोटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ साइंस, मतलब जिनके ऊपर स्टडी करना. लिटरेरी इंटरप्रिटेशंस एंड मेडिवल एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न टू रिटन फिक्शन. ये पहले थोड़ा लिटरेरी वगैरह के बारे में लिखते थे और इन्होंने बाद में फिक्शन के बारे में भी लिखना स्टार्ट किया. लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेक्स्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, हिज रिटन आउटपुट हिज स्ट्रिगलिंगली. और ये जो एसेज लिखते थे, जो एकेडमिक टेक्स्ट लिखते थे, चिल्ड्रंस बुक लिखते थे, जो बच्चों की किताबें होती थी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे, ये स्ट्रेगलिंग मतलब क्या होता है, स्ट्रेगलिंग मतलब होता है कि चौंका देने वाली चीजें लिखते थे. एंड वाइड रेंज, और बहुत ज्यादा मात्रा में लिखते थे. इन 1980 ही एक्वायर द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज. और इन्होंने एक पब्लिकेशन लिखा था, द नेम ऑफ द रोज, जो कि विद सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपी, जिसकी 10 मिलियन कॉपी से ज्यादा बिकी थी. मुकुंद, अब जो मुकुंद है वो पूछ रहे हैं, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स ही कौन है यहाँ पे, वही उब्रेटो एको डज. अब वो क्या कह रहा है कि डेविड लॉन्च ने एक बार कहा था कि मुझे समझ भी नहीं आता कि एक ही आदमी इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे कर लेता है. तो उब्रेटो एको क्या जवाब देते हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग. अब जो उब्रेटो एको है वो क्या कह रहे हैं कि लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कर लेता हूँ ऐसा, और क्या पता मैं करता भी हूँ, लेकिन एंड में क्या कहता है वो कि मैं सिर्फ एक ही काम करता हूँ, एक ही चीज पर काम करता हूँ. अब मुकुंद क्या कह रहा है, विच इज, वो क्या है. उब्रेटो एको अब क्या कह रहे हैं, नाउ दैट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. अब वो क्या कह रहे हैं, ये तो एक्सप्लेन करना डिफिकल्ट है. आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यूड देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क. अब वो क्या कह रहा है कि मुझे ना थोड़ा फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और उसी को मैं परस्यू, मतलब अपने एकेडमिक वर्क में उसी चीज को मैं डालता हूँ. माई नॉवेल्स, और अपनी नॉवेल्स में भी, इवन माई बुक्स
for children are about non-violence and peace. You see the same bunch of ethical, philosophical interest. अब वो क्या कह रहे हैं कि जब जो मैं बुक्स लिखता हूँ ना बच्चों के लिए, वो सारी नॉन वायलेंस होती है, मतलब उसमें लड़ाई झगड़े नहीं होते, पीस होता है, उसमें शांति होती है. तुमने देखी है? द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसफिकल इंटरेस्ट. और वो क्या कह रहा है कि ये बंच ऑफ एथिकल है, मतलब नैतिकता का ढेर है, और ये उसका फिलोसफिकल इंटरेस्ट भी है. एंड देन आई हैव अ सीक्रेट. डिड यू नो व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द यूनिवर्स. अब वो क्या कह रहा है कि मेरे पास एक सीक्रेट है. अब वो बोल रहा है क्या तुम्हें पता है कि अगर हम इस यूनिवर्स में से एम्प्टी स्पेस, मतलब जो खाली जगह है, वो एलिमिनेट कर दे, हटा दे, द एम्प्टी स्पेस इन ऑल एटम्स, जो एटम्स में एम्प्टी स्पेस होगा वो भी हट जाएगा. द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग माई फीस्ट. और यूनिवर्स इतनी हो जाएगी कि जिस तो मेरी मुट्ठी में हो. फीस्ट मतलब क्या होता है? मुट्ठी. क्योंकि सिर्फ सारी स्पेस, सारी जगह जो खाली स्पेस है वो सब हट जाएगा, तो वो मेरी मुट्ठी की तरह हो जाएगी. सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आवर लाइव्स. अब वो क्या कह रहा है, इसी तरह वो एक एग्जांपल दे रहा है, वो इसी तरह कह रहा है कि ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी बहुत सारा एम्प्टी स्पेस होता है. आई कॉल देम इंटरसेक्ट्स. और मैं उन्हें क्या कहता हूँ? इंटरसेक्टिस. से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस. अब वो फिर से एक एग्जाम्पल दे रहा है कि तुम मेरे पास आ रहे हो. यू आर इन एन एलिवेटर्स. तुम एक एलिवेटर्स क्या होते हैं? जो ऑटोमेटिक सीढ़ियां चलती है ना, उन्हें बोलते हैं. तुम उन एलिवेटर्स पे हो. एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू. दिस इज एन इंटरसेक्टिस, an empty space. I work in empty space while waiting for your elevator to come up from the first to third floor. I have already written an article. वो क्या कह रहा है? जब तुम उस एलिवेटर से मेरे पास आ रहे हो फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे, तो जो वो एम्प्टी स्पेस है उसमें मैंने आर्टिकल लिख लिया. और वो हंस रहे हैं. तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो एम्प्टी स्पेस होता है उसका हमें यूज करना चाहिए. अब मुकुंद क्या कह रहा है? देखिए, मुकुंद बोल रहा है, नॉट एवरीवन कैन डू दैट ऑफ कोर्स. Your non-fictional writing, your scholarly work has a certain playful and personal quality about it. It is a marked departure from a regular academic style, which is invariably depersonalized and often dry and boring. अब वो क्या कह रहे हैं कि ये सब में नहीं होता. आपकी राइटिंग में, आपकी जो नॉन फिक्शनल राइटिंग है, इसी मतलब आप जो नॉन फिक्शनल राइटिंग लिखते हो, जो सारे ये पर्सनल क्वालिटीज उसमें डाल देते हो, सब चीजें लिख लेते हो, वो जो बोरिंग चीजें होती है उन पे भी आप लिख लेते हो. ये चीज आप में ही है. हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड इन फॉर्मल अप्रोच और इट्स अ समथिंग दैट जस्ट हैव कम नेचुरली. वो क्या कह रहे हैं कि आपने ये किसी चीज से सीख कर डाली है, या फिर आप खुद आप नेचुरली खुद ही ऐसे हो. तो ओब्रेटो एको क्या कह रहे हैं? व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्टेशंस इन इटली. ये डेजर्टेशंस क्या होता है कि जब हम डॉक्टरेट का एग्जाम देते हैं ना, उस टाइम लिखते हैं. तो ये वो अब बता रहे हैं, जबकि मैं अपना डॉक्टरल का डेजर्टेशन प्रेजेंट कर रहा था, तब वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, scholars learn a lot of certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion you on the contrary told the story of your research. अब ओब्रेटो बता रहे हैं कि वहां पर एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या बोला था कि जो स्कॉलर है वो बहुत सारी चीजें याद तो करता है और बहुत सारी झूठी हिपोथेसिस, मतलब वो अपने मन ही मन बहुत सारी झूठी कहानियां जो भी होती है, जो भी चीजें वो पढ़ता है वो कभी झूठी, कभी सही, कभी गलत बना लेता है, लेकिन लास्ट में वो अपना कंक्लूजन निकाल लेता है. अब क्या कह रहे हैं वो प्रोफेसर? यू ऑन द contrary told the story of your research, even including your trials and error. At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. और वो जो प्रोफेसर है वो क्या कह रहे हैं कि जो ओब्रेटो है, ओब्रेटो ने जब वो डिसर्टेशन लिखा तो उसमें अपनी जो एरर्स थे, जो उसने ट्रायल्स की थी, जो उसने गलतियां की थी, वो भी उसने एक स्टोरी की तरह तो लिखी थी, और उसने वो सारी गलतियां और वो एरर्स भी उसमें लिख दिए थे. और वो क्या कह रहे हैं कि वो उस टाइम उन्होंने सही किया था, और उनका जो पब्लिक जो ये डिसर्टेशन था ये पब्लिश भी हुआ था और उसको अप्रिशिएट भी किया गया था. एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, आई अंडरस्टूड scholarly books should be written the way I had done by telling the story of research. अब वो क्या कह रहे हैं
कि जब वो 22 ईयर्स के थे तभी उन्हें समझ में आ गया था जो स्कॉलर्स बुक्स है और जो डिसर्टेशन है वो कैसे लिखना चाहिए, जैसे तो हम कोई स्टोरी सुना रहे हो। दिस इज वाई माई एसे ऑलवेज हैव अ नरेटिव एस्पेक्ट, और वो कह रहे हैं इसीलिए मेरे जो एसेज है ना वो नरेटिव एक्सपेक्ट के होते हैं। एंड दिस इज वाई प्रोबेबली आई स्टार्टिंग राइटिंग नरेटिव्स। नरेटिव्स क्या होते हैं? नॉवेल्स, और उसी टाइम से उन्होंने अपनी नॉवल लिखना स्टार्ट कर दी थी। सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस, और उन्होंने 50 साल तक वो लिखी थी क्या? नॉवेल्स। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस was always frustrated that he was a essayist and not a novelist। और अब वो जो ओब्रेटो है वो क्या बता रहे हैं कि मुझे अभी भी याद है उनका एक दोस्त था, उसका नाम क्या था? रोलैंड बार्थेस। वो हमेशा फ्रस्ट्रेट होता रहता था क्योंकि वो एक एसियस्ट था, मतलब वो निबंध लिखता था, वो नोवेलिस्ट नहीं था, वो नोवेल नहीं लिखता था। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू। वो क्रिएटिव राइटिंग लिखना चाहता था, एक क्रिएटिव राइटर बनना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही वो मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल बाय एक्सीडेंट। और वो क्या कह रहा है कि मुझे वो वाला फ्रस्ट्रेशन, मैं उस फ्रस्ट्रेशन में जाना ही नहीं चाहता, इसीलिए मैंने अपनी नॉवल लिखना ऐसे ही स्टार्ट कर दी। आई हैड नथिंग टू डू वन, और मेरे पास कुछ नहीं था करने को, इसलिए मैंने वो लिखना स्टार्ट कर दी। सो आई स्टार्टेड नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाई माई टेस्ट ऑफ नरेशन। और जब मैंने नॉवेल्स लिखना स्टार्ट कर दी तो मैं सेटिस्फाई भी था क्योंकि मुझे उसमें अब इंटरेस्ट आने लगा था। अब मुकुंद क्या कह रहे हैं? टॉकिंग अबाउट नॉवेल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग स्पेक्युलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। और अब जो मुकुंद है वो क्या कह रहा है कि चलो नॉवेल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि आप एकेडमिक्स में तो फेमस थे ही, लेकिन जब आपका वो जो नेम ऑफ द रोज आया तो उसके बाद आप एक नोवेलिस्ट की तरह फेमस होने लगे। यू हैव रिटन द 5 नॉवल अगेंस्ट मैनी मोर स्कॉलरली वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम। अब वो क्या कह रहा है कि आपने 5 नॉवेल्स और लिखी थी जो कि नॉन फिक्शन की थी, और वो कितनी थी? 20 थी क्या? तो ओब्रेटो कह रहा है ओवर 40। तो मुकुंद क्या कह रहा है? ओवर 40। अब वो शॉक्ड हो गया, कह रहा है 40। अमंग देम आ सेमिनल पीस ऑफ वर्क इन सेमियोटिक्स। अब वो क्या कह रहे हैं? उसमें से एक था वर्क सेमियोटिक्स पे। बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट ओब्रेटो एको एंड दे विल से ओ ही इज द नॉवलिस्ट। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो तो एकेडमिक्स की थी ना, पर आपको लोग बाग तो नॉवलिस्ट से जानते हैं। अब आपको एकेडमिक के लिए तो आपको कोई पहचानता ही नहीं, अब तो आपको सब नॉवलिस्ट कहते हैं। डज दैट बॉदर यू, मतलब ये क्या आपके लिए क्या कुछ फर्क पड़ता है आपको इस चीज से? तो ओब्रेटो एको क्या कह रहे हैं? यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ आ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट्स नॉवल ऑन संडेज। अब वो कह रहा है कि हाँ कोई नहीं, वो अगर मेरे को नॉवलिस्ट से जानते हैं क्योंकि मैं संडे के दिन तो नॉवल लिखता ही हूँ। 6 दिन मैं एकेडमिक पे काम करता हूँ, लेकिन संडे के दिन तो मैं नॉवल लिखता हूँ। इट्स नॉट अ जोक, आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद द एकेडमिक कम्युनिटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ये कोई जोक नहीं है कि अगर वो कहते हैं मुझे नॉवलिस्ट, तो ठीक है क्योंकि मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस भी पार्टिसिपेट करता हूँ और वो नॉवेल्स भी लिखता हूँ और मैं एकेडमिक कम्युनिटी का भी हूँ। बट ओके, इफ दे हैव रीड ओनली नॉवेल्स, आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स आई रीच अ लार्ज ऑडियंस। आई कैन नॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 million रीडर्स विद स्टफ ऑफ सेमियोटिक्स। अब वो क्या बोलता है कि इट्स ओके, अगर वो मेरी नॉवेल्स पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, और वो हंसता है। और श्रग्स मतलब क्या होता है? अपने कंधों को थोड़ा सा ऊपर करता है। वो क्या कहता है कि आई नो दैट बाय राइटिंग नॉवेल्स, मुझे पता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि मुझे पता है अगर मैं नॉवेल्स नहीं लिखता और वो ऑडियंस मेरे नॉवेल्स नहीं पढ़ती तो वो मेरी इतनी ज़्यादा लार्ज ऑडियंस नहीं होती। अगर वो सिर्फ मेरा सेमियोटिक्स पढ़ती तो मेरे इतने ज़्यादा जो ऑडियंस जो मुझे पढ़ रहे हैं, जो मेरी लिखी हुई किताबों को पढ़ रहे हैं, जो मेरे नॉवेल्स को पढ़ रहे हैं, वो इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं होती। अब मुकुंद फिर से क्या बोलता है? विच ब्रिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। द नेम ऑफ द रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल। इट्स अ डिटेक्टिव yarn at one level, but it's also delves into metaphysics, theology and medieval history। अब वो क्या कह रहे हैं? जो ये नॉवल है द नेम ऑफ द रोज, ये एक सीरियस नॉवल है, इसमें डिटेक्टिव यान है, मतलब डिटेक्टिव यान के लेवल की है। इसमें क्या क्या है?
मेटाफिजिक्स है, थियोलॉजी है और मेडिवल हिस्ट्री। मेटाफिजिक्स क्या होता है? आध्यात्मिक चीज होती है ना, उनको बोलते हैं। और थियोलॉजी किसे बोलते हैं? जो धर्मशास्त्र होता है ना, उसे बोलते हैं। कि इसमें ये सब चीजें हैं। और मेडिवल हिस्ट्री है। गेट इट एंजॉय अ ह्यूज मास ऑफ ऑडियंस वर यू पजल्ड एट ऑल बाय दिस। वो क्या कह रहा है कि फिर भी उसके बहुत सारे ऑडियंस हैं। और वो क्या कह रहा है कि क्या वो आपको पजल करती है, मतलब क्या आपको वो कंफ्यूज सा थोड़ा सा कर देती है? तो लिब्रेटो जैकब क्या कह रहे हैं? नो, जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर्स। वो क्या कह रहे हैं? मेरे को पजल नहीं करती, वो जर्नलिस्ट को करती है पजल्ड और पब्लिशर्स को करती हैं। एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रेस एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंसेस। और वो क्या कह रहा है कि इसीलिए पब्लिशर और जर्नलिस्ट को ये लगता है कि लोगों को ट्रेस चीजें पसंद है। ट्रेस मतलब चीजें फालतू की, जो बेकार चीजें होती है ना, जो कोई सीरियस नहीं होती, वो चीजें उन्हें पसंद है। उन्हें डिफिकल्ट राइटिंग एक्सपीरियंस नहीं पसंद है। ये जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स को लगता है। कंसिडर देयर आर 6 बिलियन पीपल ऑन दिस प्लैनेट। द नेम ऑफ द रोज सोल्ड बिटवीन 10 and 15 मिलियन कॉपीज। अब वो क्या कह रहा है कि इस यूनिवर्स पे 6 बिलियन पीपल होंगे, मतलब 6 बिलियन लोग होंगे। उनमें से 10 से 15 मिलियन कॉपीज जो ये द मैन ऑफ द रोज की बिकी थी। सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स। और अब वो क्या कह रहा है कि मैं बस कम ही परसेंटेज में रीडर्स को, मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट कर पाया था। बट इट इज एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ रीडर्स हु डोंट वांट इजी एक्सपीरियंस। लेकिन वो रीडर्स थे जो कोई इजी एक्सपीरियंस करना नहीं चाहते थे, और एटलीस्ट डोंट वांट ऑलवेज दिस। आई माई सेल्फ एट 9 PM आफ्टर डिनर वॉच टेलीविजन एंड वॉन्ट टू सी आइदर मियामी वाइस एंड इमरजेंसी रूम। आई एंजॉयड एंड आई नीड इट बट नॉट ऑल द डे। अब वो क्या कह रहा है कि मैं भी चाहता हूँ कि 9 बजे के बाद, डिनर करने के बाद मैं भी टीवी देखूं। वो जो शो, ये शो का नाम है मियामी वाइस और इमरजेंसी रूम में, ये शो मैं भी देखूं, मैं भी इंजॉय करना चाहता हूँ और मुझे जरूरत भी है, लेकिन वो मैं पूरे दिन के लिए नहीं, कुछ टाइम के लिए ही करना चाहता हूँ। अब मुकुंद क्या कह रहा है? कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डील्स विद द पीरियड ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। अब वो क्या कह रहा है कि जो आपने ये सक्सेस की है, इतनी बड़ी सक्सेस नॉवल में पाई है, तो क्या इसका थोड़ा बहुत मेडिवल हिस्ट्री से भी कुछ नाता वाता है क्या? तो उब्रेटो क्या कह रहा है? दैट्स पॉसिबल बट लेट मी टेल यू। तो क्या कह रहे हैं? हाँ, हो सकता है। अब वो उसे एक दूसरी स्टोरी सुना रहा है। बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरी लाइक अ चाइनीज वाइज मैन, माई अमेरिकन पब्लिशर सेड वाइल शी लव्ड माई बुक शी डिडंट expect to sell more than 3,000 copies in a country where nobody has seen a cathedral or studies Latin। अब वो क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ जो कि एक चाइनीज वाइज मैन की तरह है, कि जो मैंने बुक लिखी थी, तो जो अमेरिकन पब्लिशर था उसको मेरी बुक तो पसंद आई थी, जो मेरी बुक थी वो उस अमेरिकन पब्लिशर को पसंद तो आई थी, लेकिन उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसको ये था कि सिर्फ उसकी 3,000 कॉपीज बिकेंगी उसकी कंट्री में, क्योंकि उसकी कंट्री में जो लैटिन स्टडी थी ना, वो लोगों को बहुत कम आती थी। मतलब लैटिन लैंग्वेज होती है, उसको बोला गया है, वो लोगों को कम आती थी। सो आई वॉज गिवन एडवांस फॉर 3,000 कॉपीज। तो उसने सिर्फ मुझे 3,000 कॉपीज का ही एडवांस दिया था। बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 मिलियन इन यूएस। और एंड में उसकी 2 से 3 मिलियन तक की कॉपीज बिकी थी। A lot of books have been written about the medieval past far before mine। वो क्या कह रहा है? जो मेरी बुक लिखी थी उससे पहले बहुत सारी medieval past पे बुक्स लिखी जा चुकी थी। I think the success of book is a mystery। और मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी उस बुक का सक्सेस था ना, वो एक रहस्य है। मिस्ट्री किसे कहते हैं? रहस्य। वो एक रहस्य है। Nobody can predict it। उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता, मतलब फ्यूचर के बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। I think if I had written the name of the rose 10 years earlier or 10 years later। वो क्या कह रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो द नेम ऑफ द रोज थी, ये नोवेल अगर मैं 10 साल पहले लिखता है, 10 साल बाद लिखता, तो मुझे वो वाली जो अब सक्सेस मिली है वो सक्सेस नहीं मिलती। इट वुडेंट हैव बीन द सेम। और ये मतलब ऐसा नहीं होता जो आज हो रहा है। व्हाई इट वर्क एट दैट टाइम इज अ मिस्ट्री। और वो क्या कह रहा है? मुझे खुद ही नहीं पता कि वो कैसे हुआ, मेरी इस बुक को इतना सक्सेसफुल कैसे हुई है, मुझे ये खुद ही नहीं पता। ये एक मिस्ट्री है, ये एक रहस्य है। ये थी हमारी पूरी चैप्टर का पार्ट 2। हमने पार्ट 1 देखा जिसमें इंटरव्यू के बारे में बताया गया था, और ये पार्ट 2 जो कि
ऑपरेटो एको का इंटरव्यू ले रहा है मुकुंद। थैंक यू सो मच।